वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, जो एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 से लिया गया है। अगर इन वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर एबीसी भंडारा टाइप करके सर्च कर लेंगे, जहाँ पे इन सारे वीडियो का पीडीएफ पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जहाँ और भी पब्लिकेशन का पीडीएफ उपलब्ध है। जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सामवेद से, ऑप्शन बी। छंदोग्य एवं जैमिनी सामवेद के उपनिषद हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इस वेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो ये हो जाएगा गौतमी बलश्री का संबंध नासिक अभिलेख से है। यह अभिलेख सातवाहन कालीन घटनाओं पर आधारित है। ये हो जाएगा नासिक अभिलेख, ऑप्शन डी। हाथी गुफा अभिलेख जो हो जाएगा ये खारवेल शासक के समय है। खारवेल, हाथी गुफा खारवेल हो जाएगा। जूनागढ़ ये रुद्र दमन के शासनकाल के समय है। और प्रयाग जो है समुद्र गुप्त के समय है। भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त के समय के हैं। अगला प्रश्न है, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा हड़प्पा से, ऑप्शन इसका ये होगा राइट आंसर। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के संबंध में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा शीर। हल को शीर के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को शीर तथा कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। इस काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इसी ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा अशोक मेहता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, अशोक मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1925 ईस्वी में, ऑप्शन डी। 1925 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 ईस्वी में एम.एन. राय के प्रयास एवं सत्यभक्त के नेतृत्व में किया गया था। मद्रास मजदूर संघ 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन 1918 ईस्वी में और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन बनारस में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये सभी वेलेस्ली के द्वारा किया गया था।
पेशवा के साथ बेसिन की संधि। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के प्रमुख कार्य जो है सहायक संधि की पद्धति का शुरुआत किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। पेशवा के साथ बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में किया था। टीपू सुल्तान के साथ चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में और द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच किया था। 1803 से 1805 तक। अगला प्रश्न है गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो ये हो जाएगा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का। अगला प्रश्न है बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन इसका लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था, जहां जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन सी। नेहरू समिति का गठन 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। इस समिति में एनी बेसेंट शामिल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बीबीएन डेरोजियो को। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, बीबीएन डेरोजियो। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा मांडले, ऑप्शन डी मांडले में। 1908 ईस्वी में तिलक को केसरी पत्रिका में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल बर्मा में रखा गया था। वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो ये हो जाएगा महानदी, ऑप्शन डी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी एवं मांडवी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में प्रवाहित होने वाली महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो हो जाएगा चंबल, ऑप्शन ए। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है दामोदर, सोन, सुवर्णरेखा, चंबल, बनारस, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा तथा ताप्ती आदि। बनास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चंबल इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पेरियार झील, ऑप्शन ए। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित पिछली खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती है। उदाहरण चिल्का झील, पुलिकट झील तथा अष्टमुड़ी झील, ये सभी जो है लैगून झीलें हैं। पेरियार झील जो है ये लैगून झील नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 19 का सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शुक्र के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। आर्कटिक सागर, चुकी सागर और बेसिंग
स्ट्रेट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक सागर, चूंकि सागर बेसिन स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो क्या किलायु हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। 500 है। कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी जो है एटना, स्ट्रोम्बोली इटली में है, और कोलिमा जो है मैक्सिको में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विषुवत रेखा पे, ऑप्शन ए। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में लगाया गया। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में लगाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा जनसंख्या नीति से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। समिति और कोठारी आयोग का जो संबंध है शैक्षिक सुधार से है। कोठारी शैक्षिक सुधार से, कोठारी का हो जाएगा शैक्षिक सुधार से। नरसिंहम समिति का हो जाएगा बैंकिंग सुधार। नरसिंहम समिति हो जाएगा बैंकिंग सुधार से। और केलकर समिति हो जाएगा, केलकर समिति अप्रत्यक्ष कर से। केलकर समिति। और एक और है जेएमबी शाह समिति, जो है काले धन से है। जेएमबी शाह समिति जो है काले धन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा अप्रैल 1990 में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को अति लघु उद्योगों को वित्तीय सहायक प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है, तो इसका हो जाएगा स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, तो ये हो जाएगा 40%, ऑप्शन सी। वाणिज्य बैंकों को अपने पास ही अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत नकद, सोना एवं विदेशी मुद्रा के रूप में रखना अनिवार्य होता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इसकी अधिकतम सीमा 40% हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन ए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक था। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है। राइट आंसर इसका हो जाएगा
राज्य सूची, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। संघ सूची वर्तमान में 100 विषय है और राज्य सूची में वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय है। संघ सूची में 100 विषय है और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। रेलवे, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, विदेशी मामले, देश की प्रतिरक्षा, ये सभी संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय जो वर्तमान में 61 है। कृषि, आय पर कर, पथ कर, विद्युत कर, शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, ये सभी राज्य सूची है। समवर्ती सूची जो हो जाएगा वर्तमान में 52 विषय है। ये शिक्षा, वन, आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, विवाह तथा तलाक, ये सभी जो हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, प्राक्कलन समिति। स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्राक्कलन समिति की स्थापना जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा के होते हैं। इस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा उद्देशिका का विचार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें दिया हुआ था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को तथा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक और अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्देशिका का विचार जो है ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, ये सही नहीं है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों जिस सदन ने आरोप लगाए हैं के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच दूसरा सदन करेगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीबी के राव समिति, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। जीबी के राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में किया गया था। इस समिति ने सर्वप्रथम जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 65वां ऑप्शन। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में पारित किया गया था। इसके तहत अनुच्छेद
1938 का संशोधन कर अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया था। पुनः 2003 के नवासीवा नवासीवा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग का 2 भागों में विभाजित कर दिया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत नाम 2 नए आयोग बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो हो जाएगा बांग्ला। ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। वर्तमान में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 6 शास्त्रीय भाषाएं जो हो जाएगा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये सभी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन इसका 1 और 2 हो जाएगा जो नहीं आता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। पंचायत चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो हो जाएगा तारापुर परमाणु स्टेशन। ऑप्शन ए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इस ऊर्जा स्टेशन से 1969 से विद्युत उत्पादन कार्य हो रहा है। 1969 से विद्युत उत्पादन कार्य हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1957। ऑप्शन बी, स्पुतनिक 1 मानव निर्मित पहला उपग्रह था जिसे रूस द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था। अपोलो 11 जो है इसे 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा के सतह पर पहुंचा था तथा चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अगला प्रश्न है, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा भर्तृहरि। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 दिसंबर को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। विश्व दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? तो ये पाकिस्तान को जाना जाता है। नहरों के देश के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश को नदियों के देश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश को नदियों के देश के नाम से जाना जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुरकुर्थी हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लास्टिक। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1981 ईस्वी में। ऑप्शन इसका
सी हो जाएगा सही उत्तर। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं से नियंत्रण से अधिनियम 1981 ईस्वी में पारित किया गया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी जो है लद्दाख में है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है और ताता पानी जो है छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो हो जाएगा गेहूं के। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, धान का प्रमुख फसल जो है पूसा 44, पूसा 834 और पंत 12, मालवीय 30-22 और सरजू 52 है। गेहूं का सोनारा 64 है। लार्मा रोजो, सोनाली, HP 1633, PBW 502, शिवालिक HS 420 और HS 355 है। अगला प्रश्न है, जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे कहते हैं? तो इसे स्नायु कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी में है, वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है जिनके द्वारा मनुष्य के अंतःकंकाल का निर्माण होता है। ये सभी अस्थियां आपस में जुड़ी होती है और अस्थियों को आपस में जोड़ने के कार्य स्नायु लिगामेंट द्वारा किया जाता है। कंडरा, टेंडन, पेशियों, मस्कल्स को अस्थियों से जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो हो जाएगा शरीर का वजन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, शरीर का वजन। जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे कहते हैं स्नायु। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? राइट आंसर इसका शरीर का वजन। ऑप्शन ए हो जाएगा सी। इंसुलिन हार्मोन्स में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन्स में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। उल्लेखनीय है कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस के दीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। यह हार्मोन से रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन की अनियमितता होने पर मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है, फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होती है? तो हो जाएगा इसका वायु, मृदा तथा जल, ये तीनों प्रदूषित हो जाता है। ऑप्शन इसका वायु, मृदा तथा जल। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। DDT या डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। इसका प्रयोग मूलतः कीटनाशी के रूप में किया जाता है। फसलों पर DDT के छिड़काव से वायु, मृदा तथा जल तीनों प्रभाव प्रदूषित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा साल्मोनेला, ये कुष्ठ जो हो जाएगा साल्मोनेला कुष्ठ, ये सही नहीं सुमेलित है। साल्मोनेला का हो जाएगा, साल्मोनेला हो जाएगा टाइफाइड। कुष्ठ रोग लेप्रोसी जीवाणु जनित रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम से लेप्री नामक जीवाणु से होता है, अतः विकल्प ये सुमेलित नहीं है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है। प्लेग जो होता है बैसिलस से पेस्टिस से होता है। और हैजा जो होता है विब्रियो कॉलेरा से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एकिडना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका हो जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
छोटी आंत का वह भाग है जहां भोजन का 90% पाचन और अभिशोषण होता है। पानी मुख्यतः बड़ी आंत में अवशोषित होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन में ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। कोशिका विभाजन माइटोटिक या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा से होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाती है एवं गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा सीधा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रॉकेट खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। रॉकेट की उड़ान न्यूटन के तीसरे गति नियम के या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय सिस्टम पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित कंजर्व रहता है, अतः इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्टियर सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। बोल्टियर सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो ये हो जाएगा शहद की। ऑप्शन डी हो जाएगा शहद की। सबसे ज्यादा श्यानता जो होती है ये शहद की होती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी विभिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता का SI मात्रक पॉइज है। इसके अन्य नाम पास्कल सेकंड होता है। श्यानता का क्रम इस प्रकार है, शहद, रुधिर, जल, वायु। जो द्रव्य जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। जैसे शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 18। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। विभिन्न आवर्तों में तत्वों की संख्या हो जाएगा, पहला आवर्त में 2 तत्व और दूसरा में हो जाएगा 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में अपूर्ण। उसके बाद हो जाएगा 64, निम्नलिखित में कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा अधातु। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अब तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या 27 है, जिसमें से 11 गैसें, 15 ठोस और 1 द्रव है। कुछ अधातुए तत्व निम्न हैं। ठोस अधातु सल्फर आयोडीन, कार्बन फॉस्फेट। द्रव अधातु ब्रोमीन और गैसीय धातु हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय धातुएं, ब्रोमीन द्रव अधातु व सल्फर आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि ठोस धातुएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो हो जाएगा टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। टाइटेनियम एक लौह जैसी धातु है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.49 से 3.59 तथा द्रव्यमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी मिश्र धातुएं लौह और अलौह धातुओं के शोधन में काम आती है। यह एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का है NH2CO। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नायलॉन बनाई जाती है, तो ये नायलॉन जो बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, पॉलीएमाइड। ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? राइट आंसर इसका ध्वनि का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत जनित्र जनरेटर रूपांतरित करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। एक विद्युत जनित जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, इसी तरह विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो हो जाएगा ओम। ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। मूल राशियां जो है ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती है। मूल राशि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये सभी मूल राशियां हैं। मूल मात्रक इसका हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो ये लगाया गया है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 7,06,845 करोड़ रुपया, ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान जो है, तो ये भारत का स्थान पहला है, कच्चे इस्पात में दूसरा है, अंडा उत्पादन में तीसरा और रेलवे नेटवर्क में चौथा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप से की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 16 जनवरी को, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप इकाइयों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन नारकोश, ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कदमत बीच, ऑप्शन इसका हो जाएगा कदमत बीच। इसका ए हो जाएगा। किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत, ऑप्शन सी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 जिसे 12 अगस्त 2021 को अधिसूचित किया गया। इस नियम के अनुसार पूरे देश में
1 जुलाई 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिस्र में, ऑप्शन ए। भारत के प्रमुख पदाधिकारी में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्व सचिव जो हो जाएगा सुनील बर्थवाल हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा सही है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और गृह सचिव जो हो जाएगा अजय कुमार भल्ला। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव TB सोमनाथन। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा 131वां, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 131वां है। स्कोर 53.9 है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान तथा अंतिम स्थान पर क्रमशः सिंगापुर तथा उत्तर कोरिया है। यह सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआगामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआगामी रूप से गरीब हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 51.91%, ऑप्शन ए। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 106, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सोरारई पोटू, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 17वां प्रवासी जो है ये इंदौर में किया गया है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह मेला वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल पर आधारित था। फोकस राज्य उत्तर प्रदेश तथा केरल है। भागीदार राज्य हो गया बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा के, ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दी इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा बिमल जलान, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर बिमल जलान। नेक्स्ट प्रश्न है, फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन से आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका है रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रिलेटिविटी स्पेस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन सी। शिवमोगा हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है जो भारत के कर्नाटक के शिवमोगा शहर में स्थित है। इसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है मैथ रीजनिंग का है, तो 96 का आंसर हो जाएगा डी 60 ग्राम। 97 का आंसर डी हो जाएगा 5। 98 का आंसर हो जाएगा बी 113। 99 का आंसर जो है 99 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा
10:12:15 ये हो जाएगा। और 100 का आंसर जो हो जाएगा सी, एम ए एम एन